हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मध्यकालीन भारत। ये मध्यकालीन भारत का ये पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हमने मध्यकालीन भारत से संबंधित सभी प्रमुख तथ्यों को संकलित किया है, जो हमारे आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मध्यकालीन भारत तब स्टार्ट हुआ जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ही पाटलिपुत्र, यानी जिसे हम आजकल पटना कहते हैं, का वैभव समाप्त हो गया था, क्योंकि उस समय गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा भारत का एक साम्राज्य था, जिसका धीरे धीरे बाद में पतन हो गया। और उत्तर भारत का जो राजनीति का केंद्र बना वो कन्नौज। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो उत्तर भारत का जो राजनीति का प्रमुख केंद्र बना तो वो कन्नौज बना। कन्नौज कन्नौज संघर्ष की रणभूमि क्यों बनी? इसका कारण ये है, गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने एवं गंगा व यमुना के बीच स्थित होने के कारण उत्तर भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी था। यानी कि कन्नौज के बीच संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये गंगा और यमुना के बीच स्थित था। तो इसकी जो मैदान थी, जो मिट्टी थी, बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ थी। कन्नौज का राजनीतिक रणभूमि बनने का एक दूसरा प्रमुख कारण अभिमान की लड़ाई भी था, क्योंकि कन्नौज को प्रत्येक राजा अपने राज्य में शामिल करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर जो उपज था वो अत्यधिक मात्रा में होती थी, इसलिए हर राज्य इसको अपने राज्य में शामिल करना चाहता था। इसलिए एक स्वाभिमान की लड़ाई बन चुका था। इस केंद्र को 3 प्रमुख शक्तियों ने अपने अपने अभिमान का प्रश्न बना लिया था। कन्नौज के लिए 3 राज्यों ने संघर्ष किया और इन्होंने अपने अपने अभिमान यानी स्वाभिमान का एक प्रश्न बना रखा था। तो सबसे पहले कौन थे? राजपूत युग। राजपूत युग में उत्तर भारत के अधिकांश राजपूत राजा थे, इसलिए इस युग के इतिहास को हम राजपूत युगीन इतिहास भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजपूत की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति, इसके लिए विभिन्न मत प्रचलित है, यानी सभी विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। एक मत ये भी है कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई, जिसमें है हमारा, ये एक मत है सिर्फ, जिसके अनुसार ये है कि आबू पर्वत के एक वशिष्ठ अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, और बाद में इन्हीं 4 प्रमुख राजपूत जातियों से अन्य राजपूत जातियां पैदा हुई। इसका वर्णन पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्रवर्धई ने लिखा है, उसमें ये दिया गया है। हालांकि ये एक प्रमाणिक तथ्य नहीं है, जबकि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद व D.R. भंडेरकर ने राजपूतों को विदेशी बताया, तथा इस्पत महोदय का तर्क है कि राजपूत प्राचीन आदिम जातियों जैसे गोंड, खरवार के ही वंशज है। ये इस्पत महोदय ने बताया था कि राजपूत जो है ना, वो प्राचीन आदि जाति जैसे गोंड है, खरवार है, इन्हीं के ही वंशज हैं। कर्नल टॉड के अनुसार राजपूत जो है ना, वो शक, कुषाण, हूण इत्यादि विदेशी जातियों की ही संतान थे। इसलिए राजपूत की उत्पत्ति में किसी भी विद्वान का मत सही नहीं है। ये एक प्रकार से सभी इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। आगे चलते हैं। आगे है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना है वो नागभट्ट ने की थी, जिसे हरिश्चंद्र भी बोलते हैं। नागभट्ट के विषय में ग्वालियर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। जो हमें ग्वालियर अभिलेख मिला है उसमें नागभट्ट के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसे मलेच्छों का नाशक भी बताया जाता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि मलेच्छों का नाशक किस राजा को कहा जाता था,
तो वो नागभट्ट, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश में ही वत्सराज, जिनका जो टाइम है वो 780 से लेके 800 ईस्वी तक था। वत्सराज वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला पहला गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, यानी कि इसी को ही रियल फाउंडर बोलते हैं। रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? वत्सराज को। वत्सराज के समय में ही कन्नौज के स्वामित्व के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो चुका था। कन्नौज के लिए राष्ट्रकूट, पालवंश तथा गुर्जर प्रतिहार वंश, इन सभी राज्यों ने अलग अलग अपने राज्य में शामिल करने की इसे एक स्वाभिमान का बना रखा था। इसके बाद देखते हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय का जो टाइम पीरियड है वो 800 से लेके 833 ईस्वी था। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मुंगेर के नज़दीक उसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था, परंतु वह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से परास्त हुआ था। यानी कि जो मुंगेर जो कि है ना, मुंगेर के नज़दीक उसने सबसे पहले पाल वंश के शासक धर्मपाल को हरा दिया था, लेकिन राष्ट्रकूट शासक जो कि दक्षिण भारत का था गोविंद तृतीय से ये हार गए थे। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट है मेहर भोज, या जिनको भोज प्रथम भी कहते हैं। भोज प्रथम विशेष रूप से भगवान विष्णु के बराह अवतार के उपासक थे। ये पूछा जाता है कि जो भगवान विष्णु का जो बराह अवतार है ये इनके सबसे बड़े उपासक थे भोज। अतः उसने अपने सिक्कों पर आदि बराह को उत्कीर्ण कराया था। यानी भोज प्रथम ने अपने सिक्कों पे सर्वप्रथम आदि बराह का उत्कीर्ण करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने भारत भ्रमण के दौरान लिखी पुस्तक में सम्राट मेहर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। नेक्स्ट है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो 885 से लेके 910 ईस्वी तक है। अभिलेखों में इसे परम भट्टारक, महाराजा अधिराज या परमेश्वर कहा गया। यानी इन्होंने महेंद्रपाल प्रथम ने ये उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक, महाराजा अधिराज या परमेश्वर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये उपाधि किसने धारण की? तो महेंद्रपाल प्रथम ने। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर ने ही कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हरिविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजशेखर एक प्रसिद्ध विद्वान थे जो कि महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। इनकी जो सबसे फेमस पुस्तक है वह है कर्पूर मंजरी। इसके अलावा इन्होंने काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हरिविलास जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की थी। महेंद्रपाल प्रथम ने सबसे पहले बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है महीपाल। महीपाल का जो टाइम पीरियड है वो 912 से लेके 943 है। उसके शासनकाल के दौरान 915 और 916 ईस्वी में बगदाद के निवासी, बगदाद जो कि इराक की कैपिटल है, बगदाद क्या है? इराक की कैपिटल है। बगदाद के निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। इनके टाइम पीरियड में एक बगदाद के निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। उसने राजा को बोरा कहकर पुकारा, जो संभवत आदि बराह का उस अशुद्ध उच्चारण था। ये इतिहास में उनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने उसको बोरा कहकर पुकारा था, जो जबकि वो एक आदि बराह के एक अशुद्ध उच्चारण था। राजशेखर इसके भी दरबारी कवि थे और इन्होंने इसे आर्यव्रत महाराजा अधिराज कहा था। महीपाल के समय में
गुर्जर साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। मतलब जो गुर्जर साम्राज्य था वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद देखते हैं राज्यपाल। महमूद गजनबी के हमले के समय कन्नौज का शासक गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल ही था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि महमूद गजनबी के समय कन्नौज का शासक कौन था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल थे। राज्यपाल बिना लड़े ही भाग खड़ा हुआ था और बाद में उसने महमूद गजनबी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद आगे देखते हैं, राज्यपाल की इस कायरता से आसपास के गुर्जर राजा बहुत ज़्यादा उनसे नाराज हो गए थे। महमूद गजनबी के लौट जाने पर कलिंजर के चंदेर राजा गढ़ के नेतृत्व में गुर्जर राजाओं ने कन्नौज के राज्यपाल को पराजित कर मार डाला और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया था। राज्यपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल भी महमूद गजनबी से पराजित हुआ और उसके उपरांत संपूर्ण रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो गया। इस प्रकार ये पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश की पूरा साम्राज्य के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में मैंने बताया। अब आगे देखते हैं हम दिल्ली का चहमान वंश। दिल्ली का चहमान वंश या चौहान वंश, चहमान या चौहान भी इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है वो वासुदेव ने की थी 7वीं शताब्दी में। पहले इनकी जो प्रारंभिक स्थिति थी वो शाकंभरी में थी। शाकंभरी जो कि अजमेर राजस्थान है, यानी कि हम कह सकते हैं जिन्होंने उनका वंश जो स्टार्ट हुआ वो अजमेर राजस्थान से हुआ। शाकंभरी संबंधित अभिलेख क्या है, इससे हमें विग्रहराज द्वितीय का हर्ष प्रस्तार अभिलेख और बिजोलिया प्रस्तर अभिलेख में इस चीज़ का हमें उल्लेख मिला है। पूर्व में इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासकों के ही सामंत हुआ करते थे। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में बख्ती राज प्रथम ने अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया था और उसके पुत्र सिंहराज या सिद्धराज ने अपने राज्य का विस्तार करके महाराजा अधिराज की उपाधि धारण कर ली थी। नोट, चौहान वंश की स्थापना तो वासुदेव ने की थी, लेकिन इसका जो प्रथम शासक था वो सिद्धराज था। यानी आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि चौहान वंश की जो स्थापना है वो वासुदेव ने की थी, लेकिन इसका प्रथम शासक सिद्धराज था। नेक्स्ट देखते हैं विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय इसने भृगुकुच्छ में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण कराया था। चौहान वंश में जो अगले राजा हुए वो है अजय राज द्वितीय। अजय राज द्वितीय का जो टाइम पीरियड था वो 1110 से लेकर 1135 ईस्वी तक था। अजय राज द्वितीय एक महान निर्माता थे। उसने अजमेर नगर की स्थापना की थी। किस नगर की स्थापना की थी? अजमेर नगर की। याद रखिए जो हमारा राजस्थान जो अजमेर है उसकी स्थापना किसने की थी? अजय राज ने। अजय राज ने की थी और उसे चौहान वंश की इसने राजधानी बनाया था। उसने परमारों को भी हराया और उनकी राजधानी उज्जैनी, जिसे आजकल उज्जैन बोलते हैं, को भी अधिकार में ले लिया था। अजय राज के पुत्र अड़ोराज था जिसने अजमेर के पास सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। चौहान वंश में अगले राजा हुए विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव भी कहा जाता है। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1150 से लेके 64 था। यह चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। इसकी सफलता, सबसे बड़ी सफलता, तोमरों की स्वाधीनता समाप्त कर दी। यानी इन्हें जो तोमर वंश की जो स्वाधीनता थी को उन्होंने समाप्त करके अब उन्हें अपना सामंत बनाया था। यानी कि उनकी स्वाधीनता को समाप्त करके अपना सामंत तोमरों को बना था। इसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की और इस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, उसका उस पर इस मस्जिद पर हरिकेल नामक संस्कृत नाटक के कुछ अंश को प्रकट किया गया है। इनके जो दरबारी कवि थे वो सोमदेव थे, जिसने ललित विग्रहराज
ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। यानी कि जो सोमदेव थे उन्होंने ललित विग्रहराज की स्थापना की थी या रचना की थी, सॉरी। इसके बाद चौहान वंश में है पृथ्वीराज तृतीय, या जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय शासक बने, जो कि इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। लोक कथाओं में तो इन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज चौहान का चंदेल शासक परमदेव से भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें परमदेव के सेनानायक आला और ऊदल बहुत ही वीरता से लड़े थे। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। यानी कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का दूसरा द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया और कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। चंद्रवर्दी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के एक दरबारी कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक एक महाकाव्य की रचना की थी। नेक्स्ट है जयानक। जयानक भी उन्हीं के दरबार से संबंधित थे। इन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक एक संस्कृत काव्य की रचना की थी। तो पृथ्वीराज विजय नामक जो संस्कृत काव्य की रचना है वो किसने की थी? जयानक ने, जो कि पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक प्रसिद्ध दरबारी थे। नेक्स्ट है जयचंद का हमीर महाकाव्य भी प्रसिद्ध है, जो कि चौहान वंश के बारे में हमें विस्तार से जानकारी देता है। पृथ्वीराज के मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने अजमेर और दिल्ली की विजय के बाद पृथ्वीराज के युवा बेटे गोविंद को अजमेर में अपना प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। लेकिन कुछ समय के बाद उसके चाचा और पृथ्वीराज चौहान के भाई हरि राजा ने अजमेर पर कब्जा कर लिया और दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ शत्रुता की नीति जारी रखी। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया और हरि राजा को उखाड़ फेंका। यानी जो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने अजमेर को छुड़ा लिया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भाई हरि राजा से। नेक्स्ट है चंदेल वंश। चंदेल वंश की अगर हम बात करें तो ये बुंदेलखंड के चंदेल अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। उनके अनुसार वो मानते थे कि हमारा जन्म चंद्रमा से पैदा हुए हैं। पूर्व में यह प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। चंदेल वंश में जो इनके जो स्थापना जो की थी वो स्थापना है वो नुन्नक ने की थी। नुनक ने 831 ईस्वी में। चंदेलों की जो राजधानी है वो खजुराहो, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में है। नुन्नक के पुत्र जय सिंह अर्थात जिन्हें हम जेजा के नाम पर यह प्रदेश को जेजात भुक्ति भी कहलाता है। यानी कि बुंदेलखंड का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो वो है जेजात भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजात भुक्ति। नेक्स्ट है यशोवर्मन। चंदेल वंश में अगले आए यशोवर्मन। यशोवर्मन का जो टाइम पीरियड रहा वो 925 से लेकर 950 ईस्वी तक रहा। चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है धंगदेव चंदेल। धंगदेव चंदेल जिनका टाइम पीरियड 950 से लेकर 999 ईस्वी तक रहा। यशोवर्मन के पुत्र धंग ने कलंजर को अपनी राजधानी बनाया था। कलंजर जो कि बांदा के पास है। धंग ने ही भटिंडा के हिंदू राजा जयपाल को सुबक्तगीन के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी तथा हिंदू संघ में शामिल हुआ।
धंग ने खजुराहो में जिन्ननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिरों का निर्माण कराया। धंग के पुत्र गैंड ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल के गजनबी के विरुद्ध बने संघ में शामिल सहयोग किया। इसके बाद आए चंदेल वंश में विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल का जो टाइम पीरियड रहा वह 1019 से लेके 1029 ईस्वी तक रहा। चंदेलों का सर्वाधिक शक्तिशाली अगर शासक करें की बात करें तो वह विद्याधर चंदेल ही था, जिसे मुसलमान लेखक ने नंद और विदा भी कहते थे। विद्याधर ने गजनबी के विरुद्ध मैदान छोड़ने के कारण पृथ्वीहार शासक राजपाल का वध कर दिया था। विद्याधर को कंदरिया महादेव मंदिर की स्थापना करने के लिए जाना जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है वो विद्याधर ने ही करवाया था। चंदेल वंश में अगर अंतिम शासक की बात करें तो चंदेलों का जो अंतिम शासक था वो परमदेव था, जिसके प्रसिद्ध सेनानायक आला और ऊधल थे। इसी के समय 1182 में महोबा पर पृथ्वीराज ने और 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलंजर पर अधिकार कर लिया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र भी थे। याद रखिएगा, जो चंदेल शासक कीर्तिवर्मन थे उनके दरबार में एक लेखक थे जिनका नाम था कृष्ण मिश्र, और इनकी एक पुस्तक थी प्रबोध चंद्रोदय, जो कि काफ़ी फेमस है। इसको याद रखिएगा, प्रमोद चंद्रोदय किसकी पुस्तक थी? कृष्ण मिश्र की। नेक्स्ट है मालवा के परमार। मालवा के परमार के बारे में पढ़ेंगे। लोक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चुरा लिया था। अपनी गाय को पुनः प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने राजस्थान के माउंट आबू में एक यज्ञ किया, और इस यज्ञ में अग्नि एक ऐसे नायक के रूप में उभरी जिसने अपनी गाय को पुनः प्राप्त कर लिया, और उसका नाम परमार, परमार का मतलब होता है दुश्मनों का कातिल, रखा गया। ये एक लोक कथाओं के अनुसार है। जानने के स्रोत में बात करें तो परमार वंश का जो इतिहास जानने के स्रोत उदयपुर प्रशस्ति और नौ सहनसा कचरित में है। परमार जो मालवा के जो परमार थे उनकी जो स्थापना किसने की? वो सियाक ने की थी, या श्रीहर्ष भी बोलते हैं। मालवा के परमारों की जो राजधानी थी, पहले उन्होंने उज्जैन को बनाया, बाद में धारानगरी को अपनी राजधानी बनाया। परमार राजाओं की बात करें तो सबसे पहले परमारों में जो राजा हुए वो हुए बकपति मुंज। बकपति मुंज जिनका टाइम पीरियड 972 से लेके 994 ईस्वी था। इन्होंने उपाधियों की बात करें तो इन्होंने अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ की उपाधियां धारण की थी। इसका समय काल परमारों की शक्ति का उत्कर्ष काल माना जाता है। भुंज को कला और साहित्य का संरक्षक माना जाता है। उसने धारानगरी में एक तालाब और झील मुंज सागर का निर्माण करवाया था। मुंज की सबसे बड़ी शत्रुता चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय से थी। मुंज ने तैलप को कुल 6 बार पराजित किया, लेकिन 7वीं बार तैलप द्वितीय ने उसे बंदी बना लिया और मुंज की हत्या कर दी। मुंज के समय में कवि पद्मगुप्त भी थे। दशारूप के लेखक धनंजय मुंज इनके दरबारी कवि थे। अगला है सिंधुराज। मुंज के बाद उसका छोटा भाई सिंधुराज शासक बना। पद्मगुप्त सिंधुराज का राजकवि रहा। उसके द्वारा लिखित नौ सहनसा कचरितम में सिंधुराज का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। यानी कि जो सिंधुराज हैं, सिंधुराज के दरबार में एक पद्मगुप्त नाम के कवि थे जिन्होंने नौ सहसा चरितम में सिंधुराज का जीवन चरित्र का संपूर्ण रूप से वर्णन किया।
मालवा के परिवार में भोज की बात आती है। भोज का जो टाइम पीरियड रहा मालवा के परिवार वंशज में, वो 1000 से लेके 1055 तक था। इस वंश का ये प्रसिद्ध शासक था। मालवा के परमार में सबसे ज़्यादा फेमस जो राजा हुए वो भोज ही हुए। भोज ने शाही शासक आनंद पाल को 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध सैन्य सहायता दी थी। भोज ने उज्जैन की जगह धारा को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने उज्जैन नगर को छोड़कर धारा को अपनी राजधानी बनाया था। भोज के शासन के अंतिम वर्ष में गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम व कलचुरी नरेश लक्ष्मीकरण ने एक संघ बनाकर मालवा पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी धारा को खूब लूटा। इसी युद्ध के दौरान भोज की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित हो गई कि अधारा निराधर आ निलंबा सरस्वती, अर्थात भोज की मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों अनाथ हो गए। भोज को उसकी विद्वता के कारण कविराज की भी उपाधि दी गई थी। उसने चिकित्सा शास्त्र पर, आयुर्वेद, सर्वस्व तथा स्थापित पर समरांगण सूत्रधार ग्रंथ लिखे। इसके अतिरिक्त उसने सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र, वृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा एवं आदित्य प्रताप सिद्धांत की रचना की थी। उसने धारा में भोजशाला के रूप में महाविद्यालय की स्थापना की। इसी महाविद्यालय में उसने बग्ग देवी की प्रतिमा की स्थापना करवाई। धातृत्व की सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार में ही बग्ग देवी की मूर्ति की प्रतिकृति ही प्रदान की जाती है। यानी कि जो वर्तमान में जो भारत सरकार द्वारा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, उसमें जो वाग्य देवी की मूर्ति की प्रतिकृति यही इसी से ली गई है। कहा जाता है कि भोज की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सरस्वती ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए थे, लेकिन ये उनकी एक कहावत ही है। राजा भोज ने भोजपुर नाम से एक नगर भी बसाया तथा भोजसर तालाब भी बनवाया। उनकी तुलना अक्सर विक्रमादित्य से की जाती है। जयसिम्हा भोज का उत्तराधिकारी था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और इस प्रकार से भोज वंश का अंत हो गया और यहाँ से मालवा के परमार वंश का भी अंत हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको मध्यकालीन भारत का ये पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत किया। शीघ्र ही हम द्वितीय पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद में आया है, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।